अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूएस स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन और मैं हूं अंजला इरफान। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि 5 नवंबर 2024 में यूएस की तारीख़ के 60वें सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं और इब्तदाई तौर पर अगर इन इंतखाबात का जायज़ा लिया जाए तो ये इंतखाबात भी 2020 के सदारती इंतखाबात का रिमैच दिखाई दे रहे थे, लेकिन अनटिल अनलेस जो बाइडन ने इन इलेक्शन से विड्रॉ नहीं किया, सूरत हाल बिल्कुल मामूल के मुताबिक दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही जो बाइडन ने विड्रॉ किया, सूरत हाल अक्सर हमें बदलती हुई दिखाई दी और सूरत हाल ने पलटा एक तरह से खाया। इसमें अगर हम थोड़ा सा जायज़ा लें फैक्ट्स एंड फिगर्स का, तो जब तक जो बाइडन बामुकाबला ट्रंप थे तो जो बाइडन की जो मकबूलियत की शरह थी वो 56% थी, जबकि ट्रंप यहाँ पर 44% पर थे। और जैसे ही जो बाइडन की जानिब से कमाला हैरिस को सदारती तौर पर नामजद किया गया, उसके बाद यही रेशो जो है वो बदलती हुई दिखाई दी, जिसमें ट्रंप जो हैं वो 47% पर आए और कमाला हैरिस जो हैं वो 48% पर अब आ चुकी हैं। और ये बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप इन सदारती इंतखाबात में दूसरी बार अमरीकी सदर नामजद हो सकेंगे या अमरीकी तारीख में पहली मरतबा कोई खातून सदर बन सकेंगी, और इन तमाम तर सूरत हाल का अमरीका पर क्या असरात पड़ेंगे, ख़ित्ते पे क्या असरात पड़ेंगे और बिलखुसूस पाकिस्तान पर भी इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। इन तमाम तर चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद होगा और उनसे हम डिस्कस करेंगे कि ख़ित्ते पर बिलखुसूस अमरीकी सियासत पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे और पाकिस्तान में जो इस टाइम सियासी सूरत हाल है उसमें क्या किरदार अदा किया जा सकता है। और अगर बात की जाए अमरीका के हवाले से तो 7 स्विंग स्टेट्स का अगर हम जायज़ा लें तो हमेशा से सरप्राइजिंग रिस्पॉन्स रहता है यहाँ से। और अगर 2020 में देखा जाए तो यहाँ पे ज़्यादा वोट्स जो पड़े थे वो डेमोक्रेटिक पार्टी को पड़े थे। अभी हमें ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी वाशिंगटन डीसी से फैज़ रहमान। उनसे बात करते हैं कि वाशिंगटन डीसी में अभी यूएस इलेक्शंस को लेकर क्या गहमा गहमी है, आवाम का क्या रुझान है। तो फैज़ साहब बताइए कि यूएस इलेक्शंस 5 नवंबर को होने जा रहे हैं, वक्त कम और मुकाबला सख्त है। अवाम का सबसे पहले क्या रुझान देख रहे हैं, कौन सी पार्टी की तरफ झुकाव ज़्यादा लगता है? देखिए, थैंक यू अंजिला, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड टू सी यू ऑन दिस प्रोग्राम। देखिए, जहाँ तक गहमा गहमी का मामला है तो चूँकि हम लोग पाकिस्तान में ज़रा एक डिफरेंट कल्चर के और एक डिफरेंट गहमा गहमी के आदी हैं, लेकिन यहाँ पर ज़ाहिर है कि ऐसे मामलात नहीं होते। बिल्कुल नहीं लग रहा कि कोई ऐसे इतने बड़े इलेक्शंस होने जा रहे हैं और तारीख़ी इलेक्शंस मामूल के मुताबिक ज़िंदगी है। जहाँ अलबत्ता जहाँ जहाँ छोटी छोटी कुछ जगहों पर स्कूलों में या कुछ छोटे ऑडिटोरियम्स में कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन या लोगों के घरों पे इतना कोई बड़ी आपको बहुत बड़ी एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही किसी भी स्टेट में एक्टिविटी, ना सिर्फ वाशिंगटन डीसी में बल्कि अक्रॉस द कंट्री। अच्छा, अब जहाँ तक उसका ताल्लुक है कि इलेक्शंस में क्या होने जा रहा है और आवाम की इसमें क्या दिलचस्पी है, तो इस वक्त हुआ यह है कि यहाँ पर एक और सिस्टम है अमेरिका में अर्ली वोटिंग का, यानी क़बल वोटिंग। आप इलेक्शन डे से पहले भी जाकर वोट दे सकते हैं, और इसलिए कि वो लोग ये यकीनी बनाया जाता है कि कुछ लोग माजूर होते हैं, वो नहीं चाहते कि लाइनों में खड़े हों तो इलेक्शन वाले दिन, तो वो पहले जाके अपनी सहूलत के लिहाज से, या कुछ लोगों के जॉब्स होते हैं, कई चीज़ें हैं जो यहाँ पर आम तातील नहीं दी जाती इलेक्शन के दिन। अलबत्ता लोग अपनी सहूलत से एक आध घंटा वहाँ से निकल के जाके दे सकते हैं। तो एक गहमा गहमी उस तरह की नहीं है जैसे कि हमारी है, लेकिन जैसे कि आपने अपने इंट्रो में फरमाया कि बहुत कांटे का मुकाबला है। जो भी ज़रा सा जो फ़र्क आपको नज़र आता है पोल्स में, कमला हैरिस जो हैं वो नेशनली और कुछ स्विंग स्टेट्स हैं उसमें थोड़ा सा आगे हैं, लेकिन वो विद इन दी मार्जिन ऑफ एरर है। यानी कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि वो आप ये कहती हैं कि वो 49% हैं और अपने डोनाल्ड ट्रंप साहब 46% हैं, तो जो मार्जिन ऑफ एरर है वो तकरीबन 3.5 से 4% होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, जी हाँ, तो इसका मतलब ये है कि दोनों में से कोई भी इस वक्त जो है वो ले सकता है, और यकीनन एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अच्छा फैज़ साहब, ये भी बताइएगा कि जब तक जो बाइडन बामुकाबला ट्रंप थे तो सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ थी, लेकिन जैसे ही कमला हैरिस मैदान में आई हैं तो हमने देखा है कि वो ग्राफ जो कि रिपब्लिकन पार्टी का एकदम नीचे जा रहा था वो तेज़ी से ऊपर आया है। क्या वजूहात लगती हैं, कौन से फैक्टर्स आपको लगते हैं कि कमला हैरिस की जानिब से उन्होंने किन चीज़ों पर ज़्यादा काम किया है कि रिपब्लिकन पार्टी का ग्राफ एकदम से हमने दोबारा अपवर्ड जाते हुए देखा?
बाइडन साहब इस वक्त ही इज अबाउट 82 इयर्स ओल्ड, और उनका मामला यह है कि वो न सिर्फ इस उम्र में बल्कि इससे पहले भी वो एक उनके बारे में मशहूर है कि वो उल्टी सीधी बातें उनके मुंह से निकल जाती हैं। अच्छा, फिर उनको कुछ याददाश्त का मसला पेश आया, तो ओवरऑल एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लोगों में बहुत ही शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे उनकी जीत के बारे में या उनकी वायबिलिटी के बारे में एज ए पोटेंशियल कैंडिडेट। तो खुद डेमोक्रेटिक पार्टी में बहुत ज़बरदस्त तकसीम नज़र आई। लोग नहीं चाहते थे कि ये ट्रंप जैसे एक, इवन दो उनकी भी एज कुछ कम नहीं है, इज़ ऑल्सो 78 ईयर्स ओल्ड, लेकिन उसके बावजूद भी वो काफ़ी एनर्जेटिक हैं और बहुत ही एक्टिव हैं पॉलिटिक्स में। उनका दिमाग बोलने की हद तक, यानी जो जिस तरह से बात करते हैं लगता है कि हाँ बहुत तेज़ दिमाग है। तो ये एक पहलू तो ये था। अच्छा, फिर दूसरी बात ये भी थी कि बाइडन जो हैं ओवर द इयर्स एक बहुत ही 50 साल से सियासत में हैं और उनको देख देख के लोग तंग भी आ गए। तो एक ये था कि ठीक है भाई, आप अपना जान छोड़ें, आप बैठे हैं और एक यंग, निस्बतन एक यंग और एनर्जेटिक कैंडिडेट को आने दें। तो कमला हैरिस को सामने लाया गया है। अच्छा, ये भी आप भी देखिए कि कमला हैरिस जो है एक लिहाज से बड़ी खुशकिस्मत तरीन उम्मीदवार हैं कि ये इनको बाकायदा एक जो प्रोसेस होता है नॉमिनेशन का, जिन्हें हम यहाँ प्राइमरीज कहते हैं, उनसे गुजरना नहीं पड़ा। इनको जो है वो तमाम जो डेलीगेट्स, जो वोटर्स थे जिनकी वजह से बाइडन साहब नॉमिनेट हुए थे अपने कैंडिडेट, वही सारे वोटर्स इनको मिल गए जिनको हम यहाँ डेलीगेट्स कहते हैं। और ये खुद बगैर इलेक्शन लड़े हुए, बगैर प्राइमरी से गुजरे हुए ये एक इन्होंने नॉमिनेशन इनको दे दी। इसमें ज़ाहिर है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी का जो इस्टेब्लिशमेंट है और बड़ा स्ट्रॉन्ग जो इनके जो लोग थे, जो बड़े बड़े डोनर्स थे जिन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमिट किए हुए थे, जो यहाँ जो तंजीमें हैं कुछ, तो उन सब ने अपना जोर इनके उसमें डाला कमला हैरिस के। और वो आपके सामने और हैरत की बात यह है अंजला कि जब ये उम्मीदवार नहीं बनी थी, जब नॉमिनेट नहीं हुई थी, तो उससे पहले इनके बारे में भी कोई अच्छी राय लोगों की नहीं थी, क्योंकि इन्होंने अपने आप को हमेशा बहुत लो की रखा है एज वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन जब ये कैंडिडेट के तौर पर सामने आई तो लोगों ने देखा कि ये एक वाकई एक बहुत ही मुतहर्रिक और बहुत ही जानदार कैंडिडेट साबित हुई हैं। और एक ऐसा मुकाबला जो कि ऑलमोस्ट एक ये समझा जा रहा था कि शायद अब ये ट्रंप ही जीत जाएंगे, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त फाइट दी है और अब इस वक्त इस स्टेज पर हैं। लेकिन एक बात और भी है कि इसके बावजूद कि ये बेचारी अपना काम कर रही है, लड़ रही है इलेक्शन, लेकिन अभी भी बाइडन साहब जो है पीछे से ऐसी हरकतें कर देते हैं, ऐसी बातें कर देते हैं अपनी आदत के मुताबिक कि इनके लिए एम्बैरसमेंट साबित होता है। मिसाल के तौर पर अभी एक रोज़ पहले इन्होंने बाकायदा वीडियो में एक बयान जारी कर दिया हमारे सदर साहब ने कि वो लोग जो ट्रंप के वोटर्स हैं या ट्रंप को वोट देने जा रहे हैं, दे आर गार्बेज। या एग्जैक्टली, जिस पे ट्रंप ने एहतजाज भी फिर रिकॉर्ड करवाया, उन्होंने भरपूर एहतजाज भी इस पे किया। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं हम जी। अच्छा फैज साहब, ये भी कहिएगा कि ये तो तमाम तर चीज़ें सर्विस के ऊपर, हम अजम्पशंस के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन ये वेरी भी कर सकते हैं। इसकी एक बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे जो इंतखाबात का निज़ाम है वो इलेक्टोरल कॉलेज के निज़ाम का इस्तेमाल है, और यहाँ पर हर रियासत में जो है वोट्स वो आबादी के तनासुब से दिए जाते हैं, जिसमें कुल तादाद जो है वो 538 है और किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए 270 वोट जो हैं वो दरकार होंगे। तो ये जो निज़ाम है इसके मुताबिक आपको लगता है कि किसी एक उम्मीदवार को कोई एज हासिल है, कोई वो उसको बेनिफिट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है? अंजिला, तो ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो मैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपके नाज़रीन को थोड़ा सा ज़रा बैकग्राउंड दे दूँ, ये इलेक्टोरल कॉलेज है क्या और इसकी क्या वजह है। देखिए, जैसे कि ख़ुद हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, आप ये देखिए कि एक सेनेट का इंतज़ाम भी है, यानी एक नेशनल असम्बली के साथ साथ एक ऐवान बाला जिसे कहा जाता है, या सेनेट है, जहाँ पर तमाम सूबों को, छोटे बड़े जैसे भी हों, उनको यकसा नुमाइंदगी दी जाती है, जैसे पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान भी चूँकि एक फेडरेशन है, तो अमेरिका भी एक 50 रियासतों की एक फेडरेशन है, और ये 50 रियासतें ऑलमोस्ट ऑटोनमस कंट्रीज़ हैं, यानी इनकी सिवाय चंद महकमों के इन रियासतों के पास तमाम इख्तियारात शामिल हैं। अच्छा, इसमें छोटी बड़ी रियासतें भी हैं, बहुत सी ऐसी रियासतें हैं जिनमें
यानी कराची के कुछ अगर आप मोहल्ले लगा लें कि सिर्फ शायद क्लिफ्टन और डिफेंस या लाहौर के 2-4 बड़े मोहल्ले लगा लें तो वो उनकी आबादी उनके मुताबिक वो इतनी आबादी है उनकी। इसके बरखिलाफ अगर आप कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, टेक्सास या और कोई जो बड़ी इवन चलिए इलिनॉय वगैरह भी लगा लेते हैं, ऐसी स्टेट्स हैं जिनमें लाखों की आबादी है। तो सबसे बड़ी स्टेट जैसे आपकी है कैलिफोर्निया आबादी के लिहाज से, अलास्का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी स्टेट है, लेकिन आबादी बहुत कम है। तो ये जो निज़ाम है इलेक्टोरल कॉलेज का, ये तमाम स्टेट्स को उनकी आबादी के मुताबिक नुमाइंदगी देता है और उनको ये इख्तियार देता है कि वो एक बहैसियत एक स्टेट के, एक आलमोस्ट एक खुद मुख्तार स्टेट के किस कैंडिडेट को या किस पार्टी को वोट देते हैं। तो ये सूरत हाल पैदा होती है। सबसे बड़े ज़्यादा वोट्स आबादी के लिहाज से कैलिफोर्निया के हैं, लेकिन एक अजीब जो एक इसकी डाउन साइड है अंजला, वो ये कि जो बड़ी स्टेट्स हैं जिसमें जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि कैलिफोर्निया है, न्यूयॉर्क है, टेक्सास है, ये वो तमाम स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें ऑलरेडी फैसला हो चुका है कि ये किस तरफ है। क्योंकि आबादी उनकी, मिसाल के तौर पे कैलिफोर्निया जो है कई सालों से, कई बरसों से वो डेमोक्रेटिक पार्टी की एक गिवन के बाद अब ये तय है कि कैलिफोर्निया हमेशा किसी एक डेमोक्रेटिक कैंडिडेट को ही वोट देगा। उसकी वजह से वहां आप देखिए कोई एक्टिविटी नजर नहीं आती, ना कामला साहबा वहां गई हैं, वैसे छोटे मोटे प्रोग्राम में गई, लेकिन कोई बड़ी बड़ी एक्टिविटीज वहां नहीं। न्यूयॉर्क का भी यही हाल है कि तो फिर रिपब्लिकन पार्टीज के जो फिर उम्मीदवार हैं उनका टारगेट भी वो ऑडियंस मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि वो उन्हें मालूम है कि इस साइड से वोट जो है वो गेन करना बड़ा मुश्किल है। ऐसे है जी हाँ। अच्छा, इसमें एक और दूसरी जो अहम बात है, अगेन आपके नाजरीन के इत्तला के लिए, ये इसमें क्या है, विनर्स टेक ऑल। यानी कैलिफोर्निया में ऐसा नहीं है कि जो तमाम की तमाम आबादी जो है वो डेमोक्रेटिक है, वहाँ बड़ी स्ट्रॉन्ग रिपब्लिकन प्रेजेंस मौजूद है, वहाँ से रिपब्लिकन कांग्रेसमैन हैं, रिपब्लिकन वहाँ के गवर्नर्स रह चुके हैं। लेकिन विनर टेक ऑल का मतलब ये है कि चूंकि अगर 51% से ज्यादा वोट्स डेमोक्रेटिक पार्टी को मिल गए तो उस स्टेट के तमाम वोट्स, इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स डेमोक्रेटिक के उम्मीदवार को मिलेंगे। तो अब तो इसका मतलब ये हुआ कि एट द एंड ऑफ द डे मामला आ जाता है छोटी छोटी स्टेट्स पर। इस वक्त जो कि तकरीबन 7 स्टेट्स हैं जिन्हें हम स्विंग स्टेट्स कहते हैं, या स्विंग का मतलब ये है कि झूला, यानी जो इस तरफ भी जा सकती हैं या इस तरफ भी जा सकती हैं। और वहां पर जो है इन 7 स्टेट्स में, जो कि निस्बतन छोटी स्टेट्स हैं लेकिन अच्छी खासी फिर भी इनमें आबादी है, तो इन स्टेट्स में कि जो इंडिपेंडेंट वोटर्स की तादाद है जिन्होंने अभी फैसला नहीं किया कि वो डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को देंगे, वोट देंगे या रिपब्लिकन को देंगे, तो इसलिए ये जो 7 स्टेट्स पे ही बात आके रुक गई है। और इन 7 स्टेट्स में जो भी मेजॉरिटी जीत जाएगा वो आपका जो है वो सदर बन जाएगा। 7 स्टेट्स में बड़ी इंटरेस्टिंग है और यहाँ पर लास्ट तक डिसाइड नहीं हो पाता है कि यहाँ से क्या सरप्राइज आने वाला है और यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनका फैसला क्या होगा। हम इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। अभी वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से कबल गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और फैज़ रहमान साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। फैज़ साहब, ब्रेक पे जाने से कबल आपने जिक्र किया स्विंग स्टेट्स का। ये वो रियासतें हैं जिन्हें बैटल ग्राउंड भी कहा जाता है और अमूमन इन्हीं रियासतों का जो फैसला होता है वो हतमी फैसला भी कंसिडर किया जाता है। अमूमन अमेरिका में 50 रियासतें हैं, लेकिन इनमें से बेशतर हर मरतबा एक ही जमात को वोट देती हैं, इसलिए जो ज़्यादा फैसले पर रिलाई करने वाली स्टेट्स हैं वो स्विंग स्टेट्स होती हैं। इस पर हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। फैज़ साहब, स्विंग स्टेट्स की अगर बात की जाए तो 2 रियासतें यहाँ पर ऐसी हैं जहाँ पर एक में मुकाबला जो है वो टाई दिखाई दे रहा है, वो मिशिगन के विस्कॉन्सिन है, और दूसरी मिशिगन यहाँ से कमला हैरिस आ गए हैं। बाकी जो 5 स्टेट्स हैं वहाँ से ट्रंप अभी तक जीत रहे हैं, अब तक के जितने भी सर्वेज हुए हैं। तो इन पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल आपने सही फरमाया है कि जो स्टेट्स हैं इस वक्त बैटल ग्राउंड स्टेट्स भी नहीं कहा जाता है, जहां असल जंग होती है दोनों पार्टीज में। तो उसमें एक जो मिशिगन, आपने अभी फरमाया है कि मिशिगन और गालिबन विस्कॉन्सिन का नाम लिया कि जहां कमला हैरिस आगे हैं और बाकी में ट्रंप आगे हैं, और इसमें
जो है वो मुकाबला अगेन। तो जैसे मैंने इससे पहले अर्ज किया था अंजला कि बात यह है कि 3 to 4% मार्जिन ऑफ एरर है, और ये जो आगे पीछे जो आप सुन रही हैं ये सिर्फ 1 to 2% तक ही का मामला है। कहीं 1% से आगे हैं, कोई 2% से आगे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन रियलिटी कुछ भी कहना मुश्किल है। तो इसीलिए अभी भी आज भी देखिए हुआ यह है कि मिशिगन जहाँ पर मुसलमान वोटर्स और अरब वोटर्स की काफ़ी तादाद पाई जाती है, और जो डेमोक्रेटिक पार्टी की जो पॉलिसीज़ हैं फ़लस्तीन में और ओवरऑल मिडल ईस्ट में, उसके हवाले से उनमें बड़ी तशवीश पाई जाती है, और उन्होंने खुलकर उसका इजहार भी किया है। बल्कि बहुत से कुछ वोटर्स और कुछ लीडर्स वहाँ ऐसे हैं जिन्होंने बाकायदा ट्रंप को एंडोर्स किया हुआ है। तो अभी कल शाम ही वहाँ बिल क्लिंटन साहब मौजूद थे, और वो मुसलमान वोटर्स से बात कर रहे थे, और उन्होंने वहाँ उनको समझाने की कोशिश की कि नहीं, हम आपके लिए बेहतर हैं। लेकिन साथ साथ वो ये भी कहते रहे मुसलसल, पता नहीं क्या दबाव था उन पर या किस पॉलिसी के तहत, कि उन्होंने जो पूरा जो इस वक्त जो जो अमवात हुई हैं फ़लस्तीन में, जो शहादतें हुई हैं, उनका ज़िम्मेदार हमास को करार दिया कि अगर वो 7 अक्टूबर पिछले साल को वो वाक़या नहीं करती तो आज ये नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अभी भी डेमोक्रेटिक पार्टी में ये जो एक मैं तो ये कहूँगा कि जो एक एंटाई मुस्लिम सेंटिमेंट है वो अभी भी काफ़ी ठीक ठाक है। और बल्कि इसकी एक बहुत जो गलत मिसाल कायम की कमला हारिस साहबा ने। अभी इनका एक मिशिगन में एक प्रोग्राम हो रहा था जहाँ पर एक वहाँ एक मुस्लिम कैंडिडेट हैं जो कांग्रेस के लिए लड़ रहे हैं, तो उनको वहाँ से स्टेज से हटा दिया गया, क्योंकि वो ये लोगों को ये नहीं दिखाना चाहती थी, जो उनके जो असल जो डोनर्स हैं, जो उनको ज़्यादा पैसा डोनेट करते हैं या उनको ज़्यादा वोट देने वाले हैं, कि उनको दिखाएं कि देखिए मुसलमान भी हमारे साथ इतने प्रोमिनेंट पोजीशंस पर हैं। तो सीरियस इश्यूज हैं इस वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी में। ट्रंप का मामला ऐसा है कि वो बिल्कुल उन्होंने खुल्लम खुल्ला सब कुछ किया भी है और कहा भी है, जिसमें आप जानती हैं कि जब वो पहली दफ़ा प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने बाकायदा मुस्लिम बैन, यानी ऐसा तो कभी तारीख में नहीं हुआ कि अमेरिकन हिस्ट्री में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक बाकायदा एक किसी एक मज़हब के मानने वालों पर और उन ममालिक से एक बैन लगा दिया जाए कि यहाँ से लोग हमारे पास इमिग्रेट नहीं हो सकते। इसके अलावा इन्होंने और भी बहुत सी एंटी मुस्लिम बातें भी की हैं, लेकिन इस वक्त बेचारे जो मुस्लिम वोटर्स हैं, मुझ जैसे लोग हैं, उनके पास और कोई चॉइस नहीं है। उनको मालूम है कि या तो इन दोनों में से किसी को सदर बनना है। अच्छा, एक बात और भी बताता चलो अंजला इस सिलसिले में, कि यहाँ का मीडिया जो है, जैसे कि हमारे पास मीडिया को कहा जाता है, अभी आपके एक ब्रेक के दौरान कुछ लोग बातें भी कर रहे थे कुछ लीडर मीडिया के बारे में। तो देखिए यहाँ पर भी मीडिया का मसला ऐसा है कि वही उन लोगों को ही प्रमोट किया जाता है जो आपने इससे पहले जो सवाल किया था, कमला हारिस को क्यों इतनी अचानक इतनी ज़्यादा प्रोजेक्शन मिल गई, वो इतने आगे आ गए। तो इसमें एक बहुत बड़ा रोल यहाँ का जो लेफ्ट लीनिंग या डेमोक्रेटिक लीनिंग जो मीडिया है, बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेज हैं, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, वॉशिंगटन पोस्ट, MSNBC और भी जो शिकागो टाइम्स, LA टाइम्स, जितने भी बड़े बड़े प्रोमिनेंट मीडिया हाउसेज हैं, वो ज़्यादातर लेफ्ट लीनिंग हैं और वो डेमोक्रेटिक पार्टी को ही सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने एक भरपूर कैंपेन चलाई और इनको एक फॉर्मिडेबल एक कैंडिडेट के तौर पर सामने लेके आए, और वो देखिए सामने आ गई उसी ऐसे से। हालांकि उनमें भी बहुत सी कमजोरियां हैं, यानी अगर आप उनकी बहुत सी बातें देखें तो जिनका मजाक उड़ाया जाता है, वो जिस तरह से उनको जो यहाँ के मसाइल की और जो इंटरनेशनल मसाइल पे जो उनकी ग्रास्प है, जो गिरफ्त है, तो वो उतनी नज़र नहीं आती जितना कि पेश किया जाता है। तो अगेन गोइंग बैक टू माय पॉइंट के जो आपने जो स्टेट्स की बात की है, तो मिशिगन एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर मुसलमान और अरब एक फैसला कुन किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन असल जो बात यह है अंजला कि मैंने जैसे अर्ज़ किया कि कुछ लोग यहाँ जो खुसूसन जो मुसलमान और पाकिस्तानी वोटर्स हैं वो डिसहार्टेंड हैं। पाकिस्तानियों के बारे में हम दोबारा बात कर सकते हैं। आप यकीनन वो सवाल पूछेंगी ट्रम्प वगैरह के बारे में कि वो किस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये जो सब हम इस पर दोबारा आते हैं, स्विंग स्टेट्स पे इंडिविजुअली क्या सूरत हाल है इस पर भी बात करेंगे। आपने इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया के ऊपर बात की, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन एक और अहम बात जो भी आपने पॉइंट रेस किया है वो मुसलमान वोटर्स के हवाले से, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन अभी वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, एक बार फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। फैसल हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, वक्त ज़ाया ना करते हुए, वक्त कम रह गए और बहुत सारे पॉइंट्स अभी बाकी हैं, ये कह दीजिए कि 37 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स हैं जो कि मुसलमान हैं, और अभी गज़ा जंग को लेकर बहुत सारे मुस्लिम वोटर्स ऐसे हैं जिनकी राय बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुकी है और उन्होंने एक तीसरे उम्मीदवार की हिमायत का भी सिर्फ ऐलान किया है, और हो सकता है कि 25% मुसलमान जो हैं वो राय बदल भी सकते हैं। तो क्या असरात इससे मुरतब हो सकते हैं, उसके बाद बाकी पॉइंट्स पे भी डिस्कस करना है। जी, अब देखिए इसमें जो बहुत अहम नुक्ता, आपने बिल्कुल सही फिगर्स दी, लेकिन इसमें जो अहम नुक्ता है वो ये समझने का है कि इन वोटर्स की जो ज़्यादा तादाद है, जो हमारे मुसलमान और पाकिस्तानी खुसूसन वोटर्स जो रहते हैं, वो बड़ी स्टेट्स में जैसे कि न्यूयॉर्क है, कैलिफोर्निया है, टेक्सास है, फ्लोरिडा है, और ये वो स्टेट्स हैं जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स नहीं हैं। तो जैसे अब मैं वर्जीनिया में रहता हूँ, तो अगर अब मेरा वोट, ये वर्जीनिया इज़ ए ब्लू स्टेट, यानी ये कमला हारिस को जाना ही जाना है, तो मैं अगर फर्ज कीजिए ट्रंप को वोट भी दे दूं, तो उसका सिर्फ फायदा ये होगा कि ट्रंप के जो ओवरऑल पॉपुलर वोट्स हैं नेशनल लेवल पर, वो बढ़ेंगे, लेकिन वर्जीनिया स्टेट ट्रंप फिर भी नहीं जीतेंगे, चाहे मैं उसको किसी भी जज्बे के तहत वोट दूं, उससे कोई उसको नहीं फायदा होना। इंडिविजुअल होने का फायदा नहीं होगा, लेकिन मजमूई सूरत हाल पे वो इफेक्ट कर सकता है, मजमूई सूरत हाल पे, जी हाँ। लेकिन उसमें ये है कि हाँ, अलबत्ता वो स्टेट जो बैटल ग्राउंड, इसमें पेंसिल्वेनिया में वाकई काफ़ी मुसलमान भी हैं, पाकिस्तानी मुसलमान और पाकिस्तानी क्रिश्चियंस की बड़ी एक तादाद वहाँ आबाद है। इसके अलावा मिशिगन है, जहाँ पर अरबों के ट्रेडिशनली, यानी एक 100-150 साल से वहाँ अरब आबादी आबाद है, और वहाँ पर अहम ओहदों पर भी मौजूद हैं। वहाँ से कांग्रेस में ये खातून है रशीदा तलेब, शायद जानते होंगे आपके नाजरीन। और इसके अलावा वहाँ जो लोकल सिटीज़ की जो मेयर्स वगैरह हैं, वो भी अरब और मुसलमान हैं या क्रिश्चियन अरब्स हैं। तो वो वहाँ पर उनकी एक अजीब अच्छी तादाद मौजूद है, तो वहाँ पर ही फैसला होगा। और लेकिन अफसोस की बात यह है कि वहाँ पर जो कम्युनिटी है, अरब और मुस्लिम कम्युनिटीज़, वो डिवाइडेड हैं। अभी भी उनको ये एक साथ वो, और ये कभी हुआ भी नहीं है बाय द वे, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि यहाँ पर कोई एक कम्युनिटी जो है पूरी एक आन मास एक साथ एक ब्लॉक बनकर किसी पार्टी को वोट देती हो, चाहे वो जूविश कम्युनिटी हो, क्रिश्चियंस तो खैर ज़ाहिर है अक्सरियत में ही है यहाँ पर, या मुस्लिम कम्युनिटी हो, सिख कम्युनिटी हो, हिंदूज हैं, ये लोग सब डिवाइडेड हैं। और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो वेरी भी करते हैं। फैसल, ये भी बता दीजिए कि हमारे यहाँ देखा यह जाता है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारे हमारे अंदरूनी सियासी मामलात को लिंक किया जाता है। अमेरिका में जो भी पार्टी इक़्तिदार में होती है, तो जो भी पार्टी इलेक्शन जीतती है, उसके पाकिस्तान पे क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पे क्या जो है असरात मुरतब होंगे? देखिए अंजुला, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है वो पूरी दुनिया की सियासत पर और मजमूई तौर पर हालात पर असरअंदाज होता है यहाँ का इलेक्शन, और यहाँ की जो प्रेसिडेंट की सोच है। हालांकि यहाँ इदारे बड़े मजबूत हैं, और जो खुसूसन जो फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज़ हैं वो बड़े लगे बंदे होते हैं, उनमें आप कोई ड्रामाई तब्दीली नहीं देखते। मिसाल के तौर पर कोई प्रेसिडेंट ऐसा नहीं आएगा अमेरिका में जो ये ना कहे कि मैं प्रो इज़राइल नहीं हूँ, या कोई अमेरिका ऐसा नहीं आएगा जो ये कहेगा कि मैं यूरोप के साथ नहीं खड़ा रहूँगा या नेटो के साथ नहीं खड़ा रहूँगा। लेकिन ट्रंप बाय द वे ये बात कर रहे हैं। तो खैर ओवरऑल अगर आप देखें तो जाहिर है कि इसका असर होता है, और पाकिस्तान पर भी असर होता आया है और होता आएगा, इसका भी असर पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर आपके सवाल को मैं थोड़ा सा ज़रा खींच के कुछ मफरूज़ों की तरफ जाऊँ, मिसाल के तौर पर जो हमारे जो पीटीआई के जो लीडरान हैं, वो खुलकर इस वक्त पाकिस्तान में कह रहे हैं, मीडिया पर कह रहे हैं कि अगर ट्रंप आया तो वो इमरान खान को रिहा करवा देगा। देखिए अच्छा, पहली बात तो वक्त कम है, जरा इस पे मुख्तसर बता दीजिए कि आज मैथ्यू मिलर का भी एक बयान आया, उन्होंने बड़ा, हमने देखा कि इरिटेशन में आके जवाब दिया कि कितनी बार कहीं कि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आपको क्या लगता है कि स्टेट पॉलिसी जो है वो वेरी कर सकती है पार्टी टू पार्टी, या स्टेट पॉलिसी जो है वो एक ही रहती है किसी भी कंट्री के हवाले से? नहीं, बदल सकती है बिल्कुल, और प्रेसिडेंट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है फॉरेन पॉलिसी पर, और उसकी अपनी जो ज़ाती सोच है और उसकी अपनी जो पार्टी की सोच है, उससे चीज़ें, और ख़ुद पाकिस्तान में अगर आप देखें तो ऐसा होता है। यानी रिपब्लिकन्स कि जब एडमिनिस्ट्रेशन आए तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ डिफरेंट बर्ताव किया बनिस्बत डेमोक्रेटिक पार्टी के। और बाय द वे आपको शायद अंदाज़ा होगा हमारे नाजरीन को कि रिपब्लिकन पार्टी ट्रेडिशनली हैज़ बीन क्लोजर टू पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया फैज़ जमान साहब, आपने अपनी राय से हमें आगाह किया। फिल वक्त इतना ही, इस पर वक्तन फ़वक्तन आपको आगाह करते रहेंगे। अभी दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।